हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से यानी इस मई के मंथ में हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। एंड जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई साहब आप लोगों को एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा दूंगा मैं साथ साथ में। सो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग क्या किया करेंगे, सैटरडे और संडे को इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर 11th और 12th के लेक्चर्स शूट कर देंगे ताकि आपका एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए। तो आज हम लोग आपके सामने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व करवाऊंगा पूरे एनसीईआरटी के। प्लस आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सैटरडे शाम 4 बजे हम क्लास 11th के जेईई और नीट के सवाल सॉल्व करेंगे और संडे शाम 4 बजे हम लोग क्लास 12th के जेई और नीट के सवाल सॉल्व करेंगे PYQs। सो आप लोगों को जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे सैटरडे और संडे को लाइव स्ट्रीम करके आपको उनके सवाल सॉल्व करवाऊंगा। जैसे अभी आप लोगों का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। तो जब तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सैटरडे को छोटी छोटी लाइव स्ट्रीम करके बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। फिर जैसे ही आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम उसके जेई के और नीट के सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लाइकवाइज हम लोग स्ट्रीमिंग करना शुरू करेंगे। तो अभी मेरा प्यारा बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व करेंगे। ये देखो गाइस, सबसे पहला सवाल ये प्रॉब्लम 1.1 है। अगर आप अपना एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज़ अ वेरी झंडू टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से कहा ही था कि जैसे कार्बन हो गया, फिर उसके अलावा हाइड्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन के अलावा जैसे कभी कभी आप लोगों को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन तो लिख ही दिया जैसे मैंने यहाँ पर। फिर आप लोगों का जैसे आयरन होता है, सिल्वर होता है ना, कॉपर होता है। इनके बहुत फ्रीक्वेंटली मास इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट इनके मासेस तो याद होने चाहिए। वैसे मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ा रहा था तब भी बताया था, बट चलो ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपके पास में क्या है, 6 कार्बन। एक कार्बन का मास 12 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। प्लस आपके पास में टोटल 12 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। फिर आपके पास में यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, 16 6 96, करेक्ट। सो 2 2 4 6, 10 एक कैरी, 9 10 17 18, 180 इज द मोलर मास या वी कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोगों से ये मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट आप या तो यू लिखेंगे, यूनिफाइड मास, या AMU लिखेंगे। लेकिन अगर ये सवाल में आपसे मोलर मास पूछता कि भाई साहब इसका मोलर मास बताओ, तो मोलर मास की यूनिट क्या होती, इट इज़ ऑलवेज ग्राम्स पर मोल। क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम्स में ले लेते हो तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम्स में ले लेते हो तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। इसलिए ग्राम्स पर मोल यानी 180 ग्राम 1 मोल के बराबर, ये मोलर मास दर्शाता है। चलो अच्छा सवाल था। प्रॉब्लम 1.2, आइए प्रॉब्लम 1.2 सॉल्व करते हैं। आपके पास में कंपाउंड है, एक कंपाउंड है आपके पास में, और इस कंपाउंड के अंदर आपके पास में हाइड्रोजन दे रखा है 4.07% कूल। आपको इसके अंदर कार्बन दे रखा है 12.27% कूल और क्लोरीन दे रखा है 17.65%। आपको इसका मोलर मास भी दे रखा है 98.96% ग्राम, सॉरी। आपको इसका एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। वेरी इजी सवाल, आप लोग सभी जानते हैं हमें इसके अंदर क्या करना होगा। हमें सबसे पहले इनका सम करके देख लेना है कि क्या ये 100% आ रहा है। जी हाँ, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ ये 100% आ रहा होगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पास में ये कंपाउंड 100% की जगह 100 ग्राम होता तो क्या होता, तो 4.07% 4.07 ग्राम के बराबर होता। मैंने आपको हमेशा सिखाया है परसेंटेज को
डायरेक्टली ग्राम्स में लिख दो, काम खत्म, पैसा हजम। ये 24.27 ग्राम्स हो जाएगा, कूल। और ये 71.65 ग्राम्स हो जाएगा, कूल। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया। सर अब क्या करें? याद करो स्टेप नंबर 2, ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई। अब इसके अंदर लगाओ स्टेप नंबर 2, मोल्स में कन्वर्जन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? मोल्स में कन्वर्जन करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास से। ये सब इनके गिवन मासेस हो गए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स कितने आएंगे? 4.07 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो मैंने मान लिया इसके अप्रॉक्सीमेटली 4 मोल्स है। 0.07 को कौन लिखता है यार? 24.27 को कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख दिया। यार आप खुद बताओ ना, आज के समय में 0.27 की क्या कीमत है? डिवाइडेड बाय 71.65, और क्लोरीन का मास 35.5 होता है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स जा रहा है। तो ये तुम्हारी स्टेप नंबर 2 हो गई। ये तुमको मोल्स मिल गए। नाउ व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? गाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपल रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे तुम्हारे पास में अगर मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद एक एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर मेरे को इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो मुझे उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6, 12 और 6, ये तीनों 6 से डिवाइड किए जा सकते हैं। तो अगर मैं इनको देखूँ तो ये CH2O हो गया, 1:2:1 का रेशियो हो गया। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा ये भी तो तुम्हारे मोल्स हो गए। मतलब तुम्हारे कंपाउंड में 4 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल कार्बन है और 2 मोल क्लोरीन है। तो जब आप स्टेप नंबर 3 में इसका सिंपल रेशियो कन्वर्जन करोगे तो सिंपल रेशियो आप देखो, ये सारी डिजिट 2 से डिवाइड की जा सकती है, इसको भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है और इसको भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका सिंपल रेशियो। देयरफॉर आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है। तो CH2Cl इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो गाइस देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेजर का इस्तेमाल करके पहले इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुलजारी ला लो, मेरे बकुड़ो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब N कैसे निकालते हैं? N निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो इससे ज़रा सॉरी, इट इज़ नॉट एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट इज़ एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास निकाल लो यहाँ से भाई। एक कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन का मास 2 और एक क्लोरीन का मास 35.5। तो टोटल क्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 3 और 1 4, यानी 49.5 इज द एम्पेरिकल मास। ये तुम्हारा एम्पेरिकल मास आ गया। चलो तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करो। तुम्हारा मोलर मास कितना है? 98.96। ये यहाँ से सवाल में से मिल गया मुझे। एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल मास मिल गया 49.5। क्या आपको ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स जाता हुआ नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2Cl मल्टीप्लाई बाय N की वैल्यू आ गई 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4Cl2। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप चाहो तो ये स्टेप नंबर 2 से इसको चेक कर सकते हो। आप देखो स्टेप नंबर 2 में 4 मोल हाइड्रोजन के हैं। हाँ, हाइड्रोजन के 4 मोल हैं। 2 मोल कार्बन और क्लोरीन के हैं। हाँ, 2 मोल कार्बन और क्लोरीन के हैं। दैट मीन्स हमने सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जब आप मीथेन का कंबशन करते हो, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप उसे बर्न करते हो, तो आपको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एक आपको वाटर मिलता है। जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। इधर तो 2 ही ऑक्सीजन, तो इसको मैंने 2 कर दिया। तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से
अगर ये तुम्हारे पास में 1 मोल है तो स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से ये 2 मोल होना चाहिए, यानी 1 मोल मीथेन हमेशा 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में बर्न करेगा, ताकि आपको वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर दे सके। अब 1 मोल मीथेन मतलब 16 ग्राम मीथेन, आप लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। एक कार्बन का मास 16, 4 हाइड्रोजन का मास 4, तो 12 + 4 16। एक ऑक्सीजन यानी एक O2 का मास 32 होता है। आप देख लो, एक ऑक्सीजन का मास 16 तो O2 का मास 32, लेकिन O2 है कितने, 2 मोल, तो 32 × 2 64। तब जाकर आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर मिलेगा। एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, तो 2 का मास 36 हो जाएगा। अब सवाल क्या बोल रहा है कि आपके पास में 16 ग्राम्स मीथेन है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस ऑन कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो यही तो सवाल सॉल्व हो गया। अगर आप 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करोगे, अगर आप 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करोगे तो कितना वाटर मिल रहा है, 36 ग्राम। सो देयरफॉर 16 ग्राम्स मीथेन ऑन कंबशन गिव्स 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। वेरी इजी एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। ये वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन आप वापस से लिख दो। मीथेन, ऑक्सीजन, कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। आप सब लोग जानते हो कि अगर आपके पास में 16 ग्राम मीथेन होगा तो उसको रिएक्ट कराने के लिए आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी, तब जाकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर मिलेगा। ये अपन ने स्टोइशियोमेट्री से सीख लिया है। अब यहाँ पर ये तुम्हारा स्टोइशियोमेट्री हो गया, दिस इज योर प्रॉपर स्टोइशियोमेट्री। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास में सिर्फ 22 ग्राम इन गिवन, आपके पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू हैव ओनली 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास में मात्र 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो वो बोल रहा है कि मीथेन के कितने मोल्स होंगे। तो पहले आप एक काम करो, आप इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनेगी 16 ग्राम मीथेन गिव्स 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन क्वेश्चन वी हैव ओनली 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयरफॉर मीथेन कितना हो गया, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 44। ये 2 टाइम्स गया, ये 8 टाइम्स गया, तो तुमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। यानी यू विल बी रिक्वायरिंग 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। यू विल बी रिक्वायरिंग 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गई? ग्रेट। लेकिन आपसे सवाल में वो मोल्स पूछ रहा है, तो ठीक है, अगर आपको मीथेन के मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगा दो। मीथेन का गिवन मास कितना आ रहा है, 8 ग्राम। मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16, यानी 0.5 मोल्स मीथेन लगेगा। बड़ा इजी, बड़ा हल्का फुल्का सवाल, आराम से सॉल्व होने वाला सवाल। अगला सवाल इज ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। आपसे बोल रहा है कि नाइट्रोजन को जब आप लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो तब वो आप लोगों को अमोनिया बना कर देता है। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ 2 लगाऊंगा, यहाँ पर 3 लगाऊंगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब वो आपसे बोल रहा है कि एक तो आपको बताना है कि अमोनिया एक तो कितना बना, और आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना है। तो देखो, जब मैं स्टोइशियोमेट्री से सवाल को सॉल्व करूंगा तो बेटा नाइट्रोजन का 1 मोल है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28। मतलब आपको 28 ग्राम्स नाइट्रोजन चाहिए, ताकि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 3 2 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन का मास 6, तब जाकर आप लोगों को वो एक नाइट्रोजन का मास 14, 3 नाइट्रोजन का मास 3, तो 14 + 3 कितना हो गया, 17, 17 2 ज़ा 34, 34 ग्राम अमोनिया लगेगा। समझ गए? एक अमोनिया का मास होता है 17, तुम्हारे पास में 2 अमोनिया है, इसे 17 2 ज़ा 34। आई होप इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना तो मैंने गुलजारी ला लो, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, तुमको पढ़ाया ही है मैंने, ठीक है? चलो ग्रेट। तो अब ये आपका स्टोइशियोमेट्री हो गया। नाउ अब इससे सीधा सीधा एक हिसाब लगा लो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन पर आप लोगों को
6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो मैं इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जरा देखो। अगर मैं इसको बोलूं 6 1 जा 6, तो 6 4 जा 24, क्योंकि 6 5 जा 30 होता है, तो 6 4 जा 24, 4 कैरी, 6 6 जा 36, यानी 4.66 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। ये सिंपलीफाई कर दिया मैंने। मतलब अगर तुम्हारे पास में 1 ग्राम, अगर तुम्हारे पास में 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए मात्र 4.66 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। अब सवाल में वैल्यूज क्या गिवन है, जरा देखो। 50 ग्राम्स नहीं 50 केजी आपके पास में अमोनिया है, सॉरी नाइट्रोजन है, और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल में गिवन क्या है, 50 किलो नाइट्रोजन पर इसने 10 किलो हाइड्रोजन लिया। इसका सिंपल रेशो निकालो, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, यानी 1:5 का रेशो हो गया। अब जरा ऊपर चेक करो, क्या निकाला था मैंने बोला था अगर तुम्हारे पास में 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो तुम्हें 4.66 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन यहां पर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर 5 किलोग्राम नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन एक्सेस में है। चाहिए कितना था 4.66, लेकिन दिया कितना है 5, यानी ये एक्सेस में है। अब इसको दूसरे नज़रिए से चेक करो। दूसरा नज़रिया कैसा, कि अगर आपके पास में 4.66 ग्राम नाइट्रोजन होगा तब 1 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर 5 किलो नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम हाइड्रोजन पर इतने नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर तुम लोगों के पास में 4.66 किलोग्राम नाइट्रोजन होता तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन लगता, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गई, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ 340 ग्राम ज़्यादा है। तो बेटा फिर इसके लिए तो हाइड्रोजन भी ज़्यादा लगना चाहिए था, इट शुड बी मोर देन 1, इट शुड बी मोर देन 1, लेकिन यहाँ पर तो 1 kg है, देयरफॉर ये बन गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, काम खत्म, पैसा हजम। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सो देयरफॉर हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो भी चीज़ एक्सेस में होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट की मात्रा उस पर कभी डिपेंड नहीं करती। प्रोडक्ट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट की मात्रा डिपेंड करेगी उस चीज़ पर जिसकी रिक्वायरमेंट से कम क्वांटिटी है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट। तो तुम्हारा हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट से कम है। तो अब यहाँ पर आप देखो, अगर तुम्हारे पास में 6 किलोग्राम, मैंने केजी को ग्राम समझ लिया या ग्राम को केजी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पास में 6 किलोग्राम हाइड्रोजन होता तो तुम्हारे पास में 34 किलोग्राम अमोनिया बनता। ये स्टोइशियोमेट्री से उठा लिया। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पास में 10 किलोग्राम ही है हाइड्रोजन, तो अमोनिया कितना बनेगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 34 इंटू 10/6। तो 6 5 जा 30, 4 कैरी, डॉट लगा के 0, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 56.66 kg। मतलब इतना अमोनिया बन पाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। इतना अमोनिया बन पाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई? कितना इजी सवाल था, बहुत ही इजी और लल्लू चप्पू टाइप का क्वेश्चन था। आराम से सॉल्व होते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 ग्राम सब्सटेंस ए को 18 ग्राम पानी में डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो आप लोग सब ये बात जानते हैं कि अगर आपको दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो वो सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अब तुम्हारे पास में सॉल्यूट 2 ग्राम है और वाटर, यार क्लियरली दिख रहा है ना, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वही सॉल्वेंट होगा। 18 ग्राम पानी है तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 20 ग्राम। अब वो बोल रहा है फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन कितना है 20 ग्राम इंटू 100। ये 10 टाइम कैंसिल हो गया, ये चला गया, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा 10%। 10% तुम्हारा सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना होगा, अगर तुम्हारा सॉल्वेंट कितना होगा तो 100 माइनस 10 कर दो, यानी 90%। क्लियर कट, हल्का सवाल, इजी सवाल। अच्छा, अगला सवाल क्या बोल रहा है, आपको मोलैरिटी निकालनी है। भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको याद है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला सबको याद है, ग्रेट। अब आपको क्या बोल रखा है, आपके पास में NaOH है, कितना ग्राम 4 ग्राम, यानी सॉल्यूट की मात्रा मिल गई 4 ग्राम। NaOH, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, टोटल हो गया 39 + 1 40। तो 40 इज द मोलर मास, ग्राम्स पर मोल, इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम है 250 ml। तो ये जब कभी भी आप 1000 को 250 ml से डिवाइड करोगे, ये ऑटोमेटिकली लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ लीटर आ गया, ये 4 टाइम्स कट गया, इसने इसको 10 टाइम काट दिया, तो ये क्या 4/10 मोल ऊपर चला जाएगा और लीटर नीचे आ जाएगा, मोल पर लीटर, और वी कैन से 0.4 मोल्स पर लीटर। सो दैट इज़ योर मोलैरिटी। और आप लोग सब जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट भी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो यूनिट का हमेशा खासा ध्यान रखना। यूनिट जब तक अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक यूनिट अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो। आपके पास में एक 3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, जिसकी आप लोगों को डेंसिटी दे रखी है, आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मोलैलिटी का एक और मोलैरिटी का सॉरी, आप लोगों को जैसे मोलैरिटी के मैंने 2 फॉर्मूले हमेशा सिखाए हैं। एक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब जब कभी भी आपको इस तरीके का सवाल आए, जब कभी भी आपको इस तरीके का सवाल आए, आप एक बात हमेशा समझ जाइए कि इसकी मोलैरिटी 3 है, यानी यहाँ पे मैंने मोलैरिटी की जगह लग दिया 3, यानी इसके 3 मोल पर लीटर इसकी मोलैरिटी है। आपको अभी NaCl के इसमें मोल्स पता नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि अगर मोलैरिटी है तो मोलैरिटी की यूनिट हमेशा मोल्स पर लीटर होती है, यानी मोलैरिटी 3 मोलैरिटी का मतलब क्या होगा 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि मेरे पास में 3 मोल NaCl है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली नीचे में 1 लीटर लिखूंगा। तो देखो पहली बात तो लीटर से लीटर कट गया, ये 1 इधर जाके कोई खास चेंज करेगा नहीं, तो तुम्हारे पास में कितने मोल्स हो गए 3 मोल हो गए, किसके NaCl के। अब आप लोग सब लोग जानते हो 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl का मास होता है 58.5। भाई सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, तो कितना हो गया 5 और 3 8, 5 58.5। तो 3 मोल के लिए कितना होगा, तो 3 मोल NaCl के लिए क्या होगा 3 इंटू 58.5, तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 175 grams will be the molar mass of NaCl, ग्राम्स पर मोल। अगर आप मोलर मास की बात करोगे तो ये इसका 3 मोल का मोलर मास हो गया। ठीक है, कोई परेशानी मेरा बच्चा लोग, कोई दिक्कत ना। आपसे पूछ रहा है वो मोलैलिटी, आपसे क्या पूछ रहा है वो मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है,
सीधी सी बात है, मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो तुम लोगों के पास में सॉल्वेंट का मास नहीं है, सॉल्यूट का मास तो आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया, लेकिन तुम्हारे पास में सॉल्वेंट का मास नहीं है। अब क्या करें? तो यहाँ पर आप लोगों को सवाल में दे रखा है कि ये जो तुम्हारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन आया था, 3 मोलर सॉल्यूशन जो आया था, इसकी डेंसिटी इतनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इट इज़ 1.25 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास नहीं पता, लेकिन ये 1000 ml का सॉल्यूशन था। देखो ना, मोलैरिटी पर लीटर निकाली ना अपन ने, पर लीटर, और हम लोग जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो ml से ml ठुचुक, तो मास कितना हो जाएगा 1250 ग्राम्स। इसको मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास निकाल लो। तो सॉल्यूशन इज 1250 माइनस सॉल्यूट का मास कितना है 175.5। इसे तुमको सॉल्वेंट के बारे में पता चल जाएगा। मैं फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने पास में, क्योंकि कैलकुलेटर की व्यवस्था है। तुम लोगों के पास में है कि नहीं? वैसे तुम लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचते बैठना कि भैया अपुन नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सॉल्वेंट का मास पता चल गया 1074.5 ग्राम्स। बस हो गई तुम्हारी मोलालिटी सॉल्व। चलो मोलालिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। गिवन मास कितना है बेटा? 3 मोल्स है ना, तो ये रहा 175.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 NaCl का इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 107.5। भाई ये तो एग्जैक्टली 3 टाइम चला जाएगा। तो 3000, 3 को मैंने 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1074.5। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5 दैट इज 2.79 विल बी योर मोलैलिटी। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत शानदार सवाल, अच्छा सवाल था। इसमें डेंसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। एक बार अच्छे तरीके से सवाल को देख लो। कैसे मैंने समझा? मैंने मोलैलिटी के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। मैं जानता हूँ इट इज़ 1 मोल पर लीटर, तो पहले मैंने उससे मोल्स निकाल लिए इस फॉर्मूले से NaCl के। सॉल्यूशन की मात्रा 1 लीटर ही होगी, क्योंकि भैया यूनिट ही 1 लीटर है। 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मोल्स? तो 1 लीटर में 3 मोल्स। 3 मोलैलिटी का मतलब क्या होगा? ये 3 मोलैलिटी का मतलब क्या होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स। तो 3 मोल का मैंने मास निकाल लिया। डेंसिटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। सॉल्यूशन के मास में से ये सॉल्वेंट का मास मैंने माइनस कर दिया और मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दिया। दैट्स इट। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को NCERT के जो 8 प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको सवाल टॉपिक के साथ दे रखे होते हैं, वो सॉल्व कराए। अब हम लोग घुस चुके हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। NCERT में कुछ आपको इसके 36 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले 2 लेक्चर्स में आपको NCERT के सारे सवाल सॉल्व करा दूँ। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू कर देता हूँ। ये एक इजी सवाल है भाई, तुमको इसके मोलर मास निकालना है। मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूँ मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम्स पर मोल। तो H2O 18 ग्राम्स पर मोल। आई थिंक दिस इज अ लल्लू चप्पू सवाल। CO2 इज 44 ग्राम्स पर मोल, लल्लू चप्पू सवाल। एंड मीथेन इज 16 ग्राम्स पर मोल। ये आप लोगों को आता है, तो ये इजी सवाल हो गया। एक तो इजी सवाल हो गया। अगला सवाल देखो, आपको मास परसेंटेज निकालना है सोडियम सल्फेट में सारे एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले आप लोगों को सोडियम सल्फेट का टोटल मास निकालना होगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि सोडियम का मास 23 है, उसके एटम है 2। बेटा सल्फर का मास जिनको नहीं पता, मास याद होना चाहिए तभी मज़ा आएगा। 32। एक ऑक्सीजन का मास 16, लेकिन ऑक्सीजन है 4। तो टोटल कितना हो गया? 46, 32, 64। 6 और 4 10 और 2 12, 1 कैरी।
6 + 4 10 + 3 13 + 1 142. 142 इज द मास, ठीक है, दैट इज द टोटल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब आपसे सबका पूछ रहा है वो, तो पहले अपन सोडियम का निकाल लेते हैं। भाई सोडियम का मास कितना है 46। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो 46 अपॉन 142 इंटू 100। फिर तुम्हारे सल्फर का मास 32 अपॉन 142 इंटू 100। फिर तुम्हारे ऑक्सीजन का मास 64 अपॉन 142 इंटू 100, ठीक है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ 32% के आसपास इसका आएगा, 32.39% इसका आएगा, फिर 23.5% इसका आएगा, और बाकी बचा हुआ 45.05% के आसपास आपको इसका मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली आंसर्स हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए गाइस, तो आज के लेक्चर में मैंने 10 सवाल सॉल्व करवाए। अगला लेक्चर में फटाफट शूट करूँगा, इसमें मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सवाल कुछ 36 या 35 सवाल हैं, 36 सवाल हैं, 2 आज कर लिए, 34 बचे। तो अगले 2 लेक्चर में हम फटाफट हमारी एनसीईआरटी सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। आज की क्लास आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। अब अगर कोई डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में लिखो। शाम को 4 बजे हम लोग जेई के कुछ लाइव सवाल सॉल्व करेंगे, तो तब तक आप इस वीडियो को देखो, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय मेरा बच्चा लोग, एंड हैव अ रियली ग्रेट डे।